नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल सिंह पांचाल इंसामरी। आज हम जसाला परिवार में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल सिंह पांचाल इंसामरी। आज हम जसाला परिवार में हैं। जसाला परिवार की राजनीतिक पहचान है और जसाला परिवार की बात करें तो 1969 में चौधरी अजब सिंह जी ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर राजनीति का शुरुआत की थी। वो कांडला विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं। फिर उनकी कमान उनके भतीजे MLC वीरेंद्र सिंह ने संभाली। वीरेंद्र सिंह यहाँ पर 7 बार के विधायक रहे हैं और जिले के दिग्गज राजनीतिक माने जाते हैं। उनकी यहाँ की जिले की राजनीति के विषम पिता कहे जाते हैं और हमारे सामने उनके पुत्र मनीष चौहान हैं। मनीष चौहान कैरना लोकसभा से भाजपा के टिकट के दावेदार थे। किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिल पाया और अब बताते हैं मनीष चौहान क्या कहते हैं। मनीष जी बताइए। पहले तो आपका स्वागत है। आप आज यहाँ शामली कैंप ऑफिस में पहुँचे और सुबह आपका फ़ोन भी आया था कि कुछ चर्चाएं चल रही हैं। कुछ 1-2 वीडियो आपने उस पर मुझसे डिस्कशन किया उस वीडियो के बारे में कि जिस तरीके से आज नए नए विश्लेषक अपना विश्लेषण कर रहे हैं 2024 के चुनाव का। तो आपने इच्छा जाहिर की थी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपने जो भी आपके मन में प्रश्न हो उन्हें आप पूछें, उनका जो भी उत्तर है वो दिया जाएगा। अभी आप टिकट मांग रहे थे कैरना लोकसभा सीट से। यहाँ प्रदीप चौधरी भी टिकट के दावेदार थे। प्रदीप चौधरी का टिकट हो गया और आप टिकट से वंचित हो गए। आप बताइए प्रदीप चौधरी की हार के कारण क्या है, क्या कारण रहे हैं और समाजवादी पार्टी कैसे जीत पाई है? जी, टिकट तो बहुत लोग मांग रहे थे। टिकट तो सभी कुछ विधायक भी हैं जो टिकट के दावेदार थे, कुछ पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता भी हैं, पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने भी टिकट मांगा और मैं भी उसी लाइन में था। हम लोग भी क्योंकि पब्लिक की सेवा कर रहे हैं तो मैं भी टिकट मांग रहा था। लेकिन ठीक है, ये सब भाग्य का खेल है। पार्टी ने भरोसा हमारे सांसद जी पे ही दोबारा उन्होंने भरोसा रखा और टिकट पुनः प्रदीप चौधरी जी का हुआ। उसमें अब हार जीत का तो प्रश्न ये है कि कुछ ना कुछ हालात ऐसे बने कि पता नहीं, कैरना लोकसभा हारनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन हम लोग बड़े अंतर से सीट हारे हैं। लेकिन हाँ, आज दिक्कत है, कुछ चीज़ों की दिक्कत सामने आती है कि जिस तरीके से कुछ आज नए नए विश्लेषण किए जा रहे हैं, नई नई चर्चाएं हो रही हैं। अभी मैं कल प्रदीप पवार जी का वो सुन रहा था जो उन्होंने अपना विश्लेषण दिया है और भी पूर्व में कई वक्ता अपने अपने विचार रख रहे हैं। सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है अभिमन्यु की तरह घेरा गया है, कोई वो। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव लड़ा जाता है चुनाव के तरीके से। कहीं ना कहीं मैं अपनी बात अगर करूं, मैं नाराज़ था। नाराज़ मैं इसलिए नहीं था कि मेरा टिकट नहीं हुआ। टिकट तो हमें पहले से ही पता था कि किसी एक को मिलेगा। हम 7 दावेदार थे, 7 में से एक का टिकट होना था और टिकट सांसद जी का हुआ। मेरी नाराज़गी ना तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपने आज विस्तार से मुझसे चर्चा की और मुझसे जानना चाहा, तो मैं खुल के आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई ये नहीं थी कि मेरा टिकट नहीं हुआ। मेरा टिकट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तैयार था। मुझे दिक्कत थी कि टिकट होने के बाद 1 महीने तक ना पार्टी ने कोई बात की, ना मुझसे किसी संगठन के व्यक्ति ने कोई संपर्क किया और कैंडिडेट ने भी, जो हमारे सांसद जी हैं, मेरे बड़े भी हैं, उन्होंने भी मुझसे 1 महीने तक कोई संपर्क नहीं किया। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित मैंने महसूस किया, मुझे लगा। और उसी में मैंने ऊपर कहा, पार्टी में भी मैंने तमाम यही बातें कही कि मैं यहाँ नहीं, मेरी जिम्मेवारी मुझे कहीं और दे दी जाए। मैं यहाँ पर चुनाव में पार्टी का विरोध तो हम नहीं कर सकते थे, तो इस करके हमने रुचि नहीं ली। मैं चुनाव में चुप बैठ गया। फिर तरह तरह की बातें चली और जो हालात बनते चले गए वो इस कदर चुनाव घिर गया कि मैं अपने घर बैठा रहा। किसी ने मुझसे पूछा नहीं, किसी ने मुझे टोका नहीं
और देखिए, बिना बुलाए तो भगवान के यहाँ भी नहीं जाएगा। सम्मान सर्वोपरि है। पद आना जाना है, लेकिन सम्मान नहीं है तो इंसान के पास कुछ भी नहीं है। जब सम्मान नहीं था तो मैं अपने घर बैठा रहा, मैंने पार्टी का कोई कार्य नहीं किया था उस समय। फिर उसके बाद जब हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, पहली बार ऐसा हुआ, कितने भी चुनाव आए, ये लगभग हमारे जो 16-17 गांव हैं, इन गांवों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी कैंडिडेट पार्टी का हमारे बिना इन गांवों में गया हो या हमारे बिना उसने वोट मांगी। हम 24 घंटे इन गाँव में काम करते हैं, उन लोगों की आस्था हम में है, हमारा समर्पण भाव उन लोगों के लिए है, सेवा करते हैं। लेकिन जब उन गाँवों में भी हमारे बिना प्रोग्राम कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे मन में भी आया कि हमें अपमानित करने का काम किया जा रहा है, हमें नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। और इन बातों को जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बार कई वक्ताओं को मैंने सुना, उनको आधी अधूरी जानकारी है, वो कहते हैं कि हमने तो बात कर ली थी, ये कर ली थी। कोई भी व्यक्ति ये साबित करे कि 2 तारीख को MP साहब का टिकट हुआ था, प्रदीप चौधरी जी का, और अगले महीने की 2 तारीख तक, 2 मार्च को उनका टिकट डिक्लेयर हुआ था। 2 अप्रैल तक अगर किसी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया हो तो वो खुले में आके मुझे बताए कि मैंने संपर्क किया था। टिकट होने के 2 दिन बाद हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई मनोज तिवारी जी, वो मेरे पास आए। आप उनसे ये पूछिएगा कि मैंने उनको क्या कहा। उन्होंने पूछा, मनीष जी कुछ विरोध का सुन रहे हैं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब, ना मैं चुनाव लड़ूंगा, ना निर्दलीय लड़ूंगा, ना BSP से लड़ूंगा, मैं पार्टी के साथ रहूंगा और हम सांसद जी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन वो भी बात करके चले गए। उसके बाद किसी का 15-20 दिन तक मुझसे संपर्क नहीं हुआ। मैंने प्रतीक्षा करी, मैं यहीं इसी ऑफिस में बैठ के डेली लोगों से मिलता था, उनके काम करता रहा, लेकिन किसी ने भी, सांसद जी, सांसद प्रतिनिधि, हमारे भाई अंशुमन चौधरी या तमाम उनके जो छोटे बेटे हैं अनिमेश भाई, किसी ने भी मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। जब उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया तो कहीं ना कहीं देखिए मन में आया कि शायद हमें नीचा दिखाने का काम किया जाए। फिर तमाम तरह की बातें मेरे पास आती रही। कोई कहता रहा, कहते कि क्या है 2000 वोट। एक हमारे पत्रकार भाई भी हैं, हमारे ही शाब्दी के ही है, गाँव गुभांड वाले, उन्होंने भी कहा, कहने लगा ज़्यादा मनीष चौहान 2-3 हज़ार वोट प्रभावित करेगा। अब चुनाव से पूर्व तो मनीष चौहान कोई हैसियत नहीं रखता था। अब चुनाव होने के बाद सारा का सारा चुनाव मनीष चौहान के ऊपर डाल दो। उसके बाद जब स्थिति ज़्यादा वो हुई, मैं कहीं नहीं गया। किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आए, डिप्टी CM साहब आए, पर्चा भरने का कार्यक्रम हुआ, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने का काम हुआ, चुनाव कार्यालय खुले गए, तमाम जितने भी चुनाव में कार्यक्रम थे, जितनी भी मीटिंगें हुई, एक भी मीटिंग का इनविटेशन मेरे पास नहीं आया। तो आदमी क्या करेगा? आदमी कहीं तो कुछ बोलेगा। तो मैं उस टाइम मैंने अपना विरोध, मैंने ये चोरी छुपे कुछ नहीं किया, ना मैंने गद्दारी की, ना मैंने चोरी की, ना मैंने कोई बात छिपाई। मैंने खुल के विरोध किया। उस समय मेरे मन में आया कि भाई मुझे बोलना चाहिए। मैंने पार्टी में जो विरोध मैं कर सकता था मैंने शिकायत की। आदरणीय धर्मपाल जी हमारे संगठन महामंत्री जी हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया। मैंने उनको खुल के अपनी बात रखी, अपना विरोध उनके सामने मैंने प्रकट किया कि ये स्थिति है। अब भाई साहब आप बताइए कि जब कोई पूछ भी नहीं रहा है तो फिर चुनाव में लगा कैसे जाए? इससे बेहतर है कि मैं सहारनपुर या मुजफ्फरनगर वाले चुनाव में लग जाता हूँ, मैं वहाँ जाके पार्टी के लिए काम कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब ने ये बात प्रदेश अध्यक्ष जी के पास तक पहुँची। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जिलाध्यक्ष जी को यहाँ भेजा, वो मुझसे मिलकर गए, मेरी बात हुई। फिर पार्टी की तरफ से आदरणीय हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पिता समान हैं, आदरणीय गन्ना मंत्री जी लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, वो यहाँ आते हैं। उन्होंने सांसद जी को यहाँ बुलाया, तमाम बातें उनके सामने बैठ के हुई। मेरी किसी बात का जवाब किसी के पास नहीं था। मैंने कहा चलिए ठीक है, टिकट मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टिकट नहीं होता है, क्या पूछेंगे भी नहीं? क्या पिछला चुनाव, जब पिछली बार सांसद जी का टिकट हुआ, हम तो इस पार्टी में भी नहीं थे, तब भी हमें सांसद जी के द्वारा फ़ोन गया, मुझे नोएडा से बुलाया गया, मुझसे बात की गई और हमने बैठ के पूरे चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ली, सारा चुनाव लड़वाने का काम किया और यहाँ तक कि गंगोर नकुर तक चुनाव लड़वाने का काम किया। उसके बाद 5 साल हमारे साथ जो भी हुआ वो चलिए कोई बात नहीं है, चलता रहता है। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा था कि सांसद जी मेरे बड़े हैं, मेरे चाहे बड़े भाई लगाएं, चाहे हमारे पिता समान रिश्ते में लगे हैं, जैसे भी लगे मेरे बड़े हैं, कई बार के विधायक और सांसद बन गए वो, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था? मैं उम्मीद कर रहा था कि वो आकर एक बार मुझसे ये कहेंगे कि छोटे भाई या बेटे, तो चुनाव
कोई बात नहीं, मेरा टिकट हुआ है, तो ये चुनाव हमें मिलकर लड़ेंगे और आगे कोई भी तुम्हारी बात होगी, कोई समस्या होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। साथ कोई किसी के खड़ा नहीं होता है राजनीति में, अपने रास्ते खुद चुनने पड़ते हैं, खुद तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन एक आश्वासन, एक भरोसा मैं उनसे चाहता था कि कम से कम मेरा सम्मान बच जाएगा, इसी बहाने हम लोग खड़े हो जाएंगे। उन्होंने मुझे इस लायक नहीं समझा, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। जब बात बहुत आगे बढ़ गई थी, फिर उसके बाद पार्टी के लोग आए, संघ से लोग आए, यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग रखी गई। मैंने अपने सभी लोगों को बुला के यहाँ पर खुले तौर पे समर्थन भी दिया। जो मेरे मन में मलाल था वो मैंने मंच से साझा किया और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने विरोध किया था उस समय, तो विरोध मेरे मन में जो था मैंने वो खुल के किया। और इस बात की मैं, चाहे मुझसे कहीं आप कहीं भी साबित करा लीजिए, जिस दिन वो मीटिंग हुई, वो विरोध वहीं का वहीं उस मीटिंग में हमने दफन कर दिया। हमने वादा किया अपने तमाम जिम्मेवार अपने संगठन के लोगों से, अपने तमाम बड़े नेताओं से, आदरणीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी थे, उनसे मैंने वादा किया था कि आज के बाद मेरी कोई बात कहीं भी विरोध में नहीं जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हम चुनाव में सहयोग कर सकें, जितना हम चुनाव को ठीक कर सकें। हमने चुनाव लड़ाने का काम किया। उसके बाद माननीय धर्मपाल जी का, आदरणीय धर्मपाल जी का लखनऊ से फ़ोन आता है कि मनीष जी, अब भी आपके बारे में कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप तमाम बातों को छोड़िए, मैं रोज़ रोज़ की सफाइयाँ नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, मेरी विधानसभा, मेरे बूथ, मेरे आसपास के जितने गांव जो मेरे प्रभाव के गांव हैं, उन अपने प्रभाव के गांव में मैं आपको, वोटिंग जब खुलेगी तो आपको बक्सों में दिखाई देगा। और मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे लायक मेरी कोई जिम्मेवारी बताइए कि आप पार्टी मुझसे क्या उम्मीद करती है और मैं कैसे सबकी संतुष्टि करूँ। तो आदरणीय धर्मपाल जी ने मुझे जो जिम्मेवारी लगाई गई या प्रदेश की तरफ से मुझे जो जिम्मेवारी मिली वो ये मिली कि मुझे अपने विधानसभा, उन्होंने कहा कि मुकेश जी जो हमारे नपुर से आदरणीय विधायक हैं, कि मुकेश जी और सांसद जी का, क्योंकि वो लोकल एरिया लगता है, मुकेश जी और सांसद जी नपुर देखेंगे। कीरत सिंह जी जो हमारे आदरणीय विधायक गंगो हैं, कि कीरत जी और सांसद जी, क्योंकि सांसद जी की वो अपनी पुश्तैनी सीट है, वहाँ से उनके पिताजी भी दो बार विधायक रहे हैं। सांसद जी खुद वहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं और अब वो वहाँ से सांसद रहे, तो वहाँ का वो देखेंगे। कैराना मृग्यांका जी और अनिल जी देखेंगे। थाना भवन सुरेश राणा जी देखेंगे। शामली में जाट बेल्ट जो है वो आदरणीय तेजिंदर जी जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, पूर्व विधायक हैं, वो देखेंगे। और जितना हमारा ये कांदला ब्लॉक के आसपास का एरिया लगता है, जितने हमारे गुजर बेल्ट है, इसको तुम्हें देखना है और इन गाँव में हम वोट परसेंट आपका देखेंगे। मैं आज कहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे आसपास के सारे गांव आप देख लीजिए। मुस्लिम वोटों की देखिए मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता था, मैं खुद लड़के कितनी भी वोट ले लेता, लेकिन शायद मैं वोट, क्योंकि माहौल इतना कम भी था और एकदम से नहीं संभव था, तो माहौल जिस तरह का बना, मुस्लिमों ने कहीं भी, जैसे रामपुर का एक गाँव आया कि वहाँ पर 200 मकान बने हैं, तमाम योजनाएँ वहाँ पर मिली हैं, वहाँ पर पार्टी को एक भी वोट नहीं मिली। तो उस बारे में मुस्लिम वोटों की मैं जिम्मेवारी नहीं लेते हुए, जितना हमारा हिंदू मत यहाँ पर पड़ा है, जो हमारे संपर्क में था, वो सारा का सारा मत आप देख सकते हैं। उसमें 80 से 85% मत आदरणीय प्रदीप चौधरी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। और ये साक्ष्य हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। कोई कहता है कि शामली विधानसभा किसकी वजह से जीते हैं, उसकी वजह से जीते हैं। मैं कहता हूँ जिसके जितने बूथ हैं, सब अपने अपने बूथ चेक करें। अब मुझे हंसी इस बात की आती है, या दिक्कत या परेशानी इस बात की आती है कि जब मलाई खाने का नंबर आता है, तब मनीष चौहान का कोई नंबर नहीं है। तब तो ये सब लोग, संगठन या जितने भी ये लोग हैं जो बने बैठे हैं यहाँ पर सारे, ये सब के सब अपने आप में, तब तो कोई जिम्मेवारी मुझे नहीं, मुझे हर जगह नीचा दिखाया जाएगा। पार्टी के किसी कार्यक्रम का न्योता मेरे पास नहीं आएगा, मुझे किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं मिलेगी, कोई जानकारी मुझसे साझा नहीं होगी। संगठन क्या कर रहा है, हमारी पार्टी क्या कर रही है, इस बात की कोई जानकारी हमें नहीं देंगे। लेकिन जब वोट दिलवाने का नंबर आएगा तो सबसे पहले मनीष चौहान रहेगा। तो अगर वोट डल गई तो वो इनकी हैं, वोट नहीं डली तो मनीष चौहान ने खराब कर दी। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे प्रदीप पवार जी हैं, अभी मैं उनका वो सुन रहा था, उन्होंने तमाम नेताओं पे उंगलियाँ उठाई हैं, उन्होंने मृग्यांका जी पे भी उंगली उठाई, उन्होंने तमाम सब छोटे बड़े नेताओं का नाम लिया। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ आपके माध्यम से कि भाई, गंगो तो हरवा दिया कीरत सिंह जी ने, नकुड़ हरवा दिया मुकेश जी ने, कैराना की जिम्मेवारी मृग्यांका जी को दे दी, थाना भवन में राणा जी जिम्मेवार हैं, शामली में मनीष चौहान और तेजिंदर निर्वाल जी वो जिम्मेवार हैं। भाई एमपी साहब टिकट किस लिए लेकर आए थे?
एमपी साहब का भी तो अपना कुछ होगा। ये लोग, एमपी साहब का बहुत बड़ा कद है, वो हमारे समाज के बड़े नेता हैं। ये लोग इतनी छोटी बात कर करके उनका कद घटाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जितने भी ये वक्ता हैं, जितने भी 4-5 ये सोच रहे हैं कि आप ये एमपी साहब का सच्चाई मेरी नज़र से देखो तो इस एमपी साहब का कद घटाने का काम कर रहे हैं। ये हर जगह की जिम्मेवारी वहाँ के नेताओं पे थोप देते हैं। एमपी साहब का भी तो प्रभाव है, वो 5 साल सांसद रहे यहाँ से, कहीं ना कहीं उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, कहीं ना कहीं क्या नाम है 3 बार के पहले विधायक रहे हैं, तो उनकी बड़े नेताओं की गिनती है। क्या उनका असर कहीं नहीं है? ये सब जगह दूसरों को जिम्मेवार बता रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से इन लोगों से, ऐसे लोगों से विनती करता हूँ कि ये उनको, एमपी साहब को भी चलो हार जीत लगी रहती है, चुनाव ऐसा कोई अजय अमर, देखो हर कोई मोदी जैसी किस्मत नहीं ला सकता कि वो जितने भी चुनाव लड़ेंगे सब जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हार जीत होती है राजनीति में। जीत से पहले हार के लिए तैयार रहना चाहिए। हम भी हारे हैं कई चुनाव, जीते भी हैं, हारे भी हैं। ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। इससे क्षेत्र का माहौल खराब ना करें और ये उल्टी सीधी बयानबाजी करके कि भाई उसने हरवा दिया, उसने हरवा दिया। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे कहा गया था कि आप अपने गांव देखिए, मेरे गांव में किसी को शक हो तो आके देखिए। और अगर मैं ही इतना बड़ा नेता हूँ कि गंगों में भी जाके मैं ही हरवाऊंगा, नकुड़ में भी जाके मैं ही हरवाने का काम कर रहा हूँ, कैराने में भी मैं ही हरवाने का काम कर रहा हूँ, थाना भवन में भी मैं ही हरवाने का काम कर रहा हूँ, और शामली में भी तमाम उन गाँव में जिनकी जिम्मेवारी सब लोगों ने ली, दूसरे लोगों ने ली, दूसरे बड़े उम्र से बड़े नेताओं ने ली, और अगर वो भी ये कहते हैं कि भाई मनीष जिम्मेवार है, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई आप सबको ये बात पहले पार्टी के सामने रखनी चाहिए थी कि भाई मनीष का ही असर है सारे में, कि टिकट फिर मनीष को दे दो। और मैंने मेरी बात हुई थी जब टिकट में मांग रहा था, तो मैंने ऊपर बात की। मैंने कहा जी देखिए, चुनाव हारने के बाद लोग फिर ये कहते हैं कि मुझे उसने हरवा दिया, मुझे उसने हरवा दिया। मैं तो इतना कहता हूँ, पार्टी टिकट दे मुझे, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से पार्टी का सिंबल लेके अगर चुनाव मैदान में जाऊँगा तो मुझे पब्लिक का साथ चाहिए, पब्लिक का आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने पब्लिक के काम किए तो पब्लिक मुझे चुनाव जिता के सदन में भेजने का काम करेगी। मैं किसी के मोहताज होकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव पब्लिक के भरोसे लड़ूंगा, भगवान के भरोसे लड़ूंगा, अपने से बड़ों के आशीर्वाद लूंगा। जितने मेरे चाहे विधायक हैं, चाहे संगठन के लोग हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लूंगा, उनका सम्मान करूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से मैं सबसे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ये फालतू की बातें हैं। इन चीज़ों से आप खामखा एक खटास पैदा कर रहे हैं आपस में। राजनीति है, हमें पुनः इस पर विचार करना चाहिए कि हम इस हार की समीक्षा करें कि इसके बेसिक कारण क्या रहे, कि ऐसी क्या मायूसी थी कि हमारी 36 बिरादरी का वोट छटा, हमें वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ। अब कहते हैं, अभी मेरे एक भाई का फ़ोन आया गंगो विधानसभा से, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। तो मैंने उनको बहुत सी सीटों का उदाहरण दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, जो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता है, जिनका कोई जवाब नहीं है, कोई दुनिया में कोई आज उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, उनके भी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। कुछ कारण था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कुछ कारण था कि किसानों का खेती का टाइम था इस बार, तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा, कुछ भी कारण रहा। तो मेरा सिर्फ निवेदन आपसे ये है, उन लोगों से, कि इन चीज़ों को मुद्दा ना बनाकर हमें समीक्षा करनी चाहिए कि हमारे हार के कारण क्या रहे, और इसको हम सुधार करके आगे पार्टी जीतने की स्थिति में कैसे आ सकती है, जिससे 2027 के चुनाव में पार्टी को नुकसान ना हो। हमारे जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो और मजबूती है और तकड़े बहुमत के साथ इसमें आने का काम। धन्यवाद जी।